बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ओ बरेली वाले, शांत हो जा भाई। अच्छा, तुषार भी ऑनलाइन, बहुत बढ़िया भाई। कृष्णा गोला तो यहीं था, कहाँ है? दो कृष्णा है, अच्छा। भाई इधर। बच्चों, पढ़ना क्या था? लास्ट क्लास में ओलिगोपोली कंप्लीट हो गया था शायद। कौन सा? टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। बट एक बार बुक फॉलो कर लेते हैं, कोई छोटे छोटे कंटेंट छूटे ना हो मार्केट के। हाँ, वो डाउट और कंटेंट उसके साथ होता चलेगा। और उसके बाद बिजनेस साइकिल स्टार्ट करेंगे। बिजनेस साइकिल बहुत छोटा कंटेंट है, चाहे तो एक क्लास में या मैक्सिमम दो क्लास में। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कल टेस्ट ले लूँ क्या? इधर 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 सुन तो लो। पहले क्लास लूंगा, पहले क्लास लूंगा बिजनेस साइकिल के। उसके बाद सोच रहा हूँ टेस्ट ले लूँ। टेस्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन दोनों का। और कॉस्ट आपको बहुत अच्छी तरह से आती है शायद, ना? और सुनो, कल क्लास के बाद आज कौन सा दिन है? थर्सडे है। कल फ्राइडे। देखो बेटा, मेरे पार्टी देने तुम सीए बन जाओ तो मैं जरूर पार्टी दूंगा, लेकिन पार्टी बनना सीए बनना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और मेन ऑब्जेक्ट सीए बनना है, पार्टी देना नहीं। समझिए ना? पार्टी एक इमोशनल फैक्टर है, उसके लिए हमेशा आपके साथ है। मेरा इमोशंस बिना पार्टी के भी आपके साथ है। वो इमोशन जनरेट करने के लिए पार्टी की जरूरत नहीं है। ये आपको लगता है पार्टी देंगे तभी प्यार बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है। होमवर्क भाई मिश्रा जी, कल का कल हुआ था बेटा, आज का। हाँ जी, बात नहीं भाई, बैठ जाओ पहले। भाई इधर। बच्चों, मार्केट में हमने पढ़ा था जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज, सेल और परचेज, यही होता है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया कि जब हम सेल और परचेज करते हैं तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस वैल्यू ऑफ एक्सचेंज होती है, वैल्यू ऑफ यूज होती है। दो टर्म्स आए हुए बुक में बहुत अच्छे अच्छे। वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, वैल्यू ऑफ यूज। दोनों बात समझ में आई? नहीं? दोनों बात समझ में आई? नहीं समझ में? सुनिए। वैल्यू ऑफ एक्सचेंज का मतलब हुआ कि वो पर्टिकुलर चीज कितने पैसे में आपको मिल जाती है, उसको क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। आप सामान परचेज करने गए और उस प्रोडक्ट की प्राइस इतना दी और आपको सामान मिल गया, उसको क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। तो वैल्यू ऑफ यूज क्या हुआ? वैल्यू ऑफ यूज का मतलब हुआ उस प्रोडक्ट की आपके लिए वैल्यू क्या है, यूटिलिटी कितनी है।
अब आप कहेंगे जो सामान तो एक ही रेट का मिलता है तो यूटिलिटी भी एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। जैसे मेडिसिन परचेज करने जाते हैं, मेडिसिन मिलती तो कुछ ही रुपए की है, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज कुछ ही होता है, बट वैल्यू ऑफ यूज जान बच जाती है किसी की, तो वैल्यू ऑफ यूज बहुत ज्यादा होता है। किसी भी ऐसी कमोडिटीज में जिसमें वैल्यू ऑफ यूटिलिटी ज्यादा होती है, उसके लोग ज्यादा कीमत दे सकते हैं कभी भी, जैसे मेडिसिन के मामले में। वैल्यू ऑफ एक्सचेंज जो नॉर्मली डिमांड और सप्लाई से चीजें डिसाइड होती हैं। दोनों बातें समझ में आ गई, वैल्यू ऑफ यूज और वैल्यू ऑफ एक्सचेंज दोनों समझ में आ गए। तो मार्केट में क्या डिसाइड होता है, वैल्यू ऑफ यूज और वैल्यू ऑफ एक्सचेंज? वैल्यू ऑफ एक्सचेंज कैसे डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई से या अलग तरीके से, जहां पे हम किसी चीज की प्राइस पे करते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज होती है सबके लिए कॉमन होता है, सबके लिए कॉमन होता है। कोई पेन परचेज करने के लिए जाओ तो पेन की कीमत सबके लिए बराबर होगी, बट पेन की वैल्यू ऑफ एक्सचेंज उस पर्सन के लिए जीरो होगी जो पढ़ा लिखा नहीं है। उसके लिए वैल्यू ऑफ एक्सचेंज तो है बट वैल्यू ऑफ यूज नहीं है। दोनों बातें क्लियर हो गई। मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना, मार्केट का बना हुआ खाना, दोनों में क्या फर्क होता है? वहां पर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज होता है, वहां पर वैल्यू ऑफ यूज होता है, क्योंकि वहां पर यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। मम्मी अच्छा खाना नहीं बनाती वो दूसरी बात है, लेकिन मम्मी खिलाती बहुत अच्छा है। ना भूख लगी हो तो डांट खा के खाना मन करता है, और भूख लगे तो और ज्यादा खाने का मन करता है। मम्मी खाने से कभी तबीयत खराब नहीं होती। हाँ जी, आगे सुनिए। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब, भाई इधर चुप। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब फ्री इकोनॉमिक सिस्टम से होता है, इसका मतलब मार्केट इकोनॉमी से होता है। किससे होता है? मार्केट इकोनॉमी मतलब हुआ जिस रेट पर हम चीजों को सेल और परचेज करते हैं। कोई दिक्कत है? सरकार किसी और चीज बेचे, जनरली उसको मार्केट में इंटरफेरेंस कहते हैं, लेकिन हम रेगुलेटेड मार्केट की बात नहीं कर रहे, कंट्रोल्ड प्राइस की बात नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस की बात नहीं कर रहे। हम मार्केट में उस प्राइस की बात कर रहे हैं जो कंपटीशन थ्रू प्राइस डिसाइड होती है, और ज्यादा कंपटीशन होता है तो प्राइस कम हो जाती है, और कंपटीशन ज्यादा होता है तो प्राइस, दोबारा से, कंपटीशन ज्यादा होता है तो प्राइस कम हो जाती है, और कंपटीशन कम होता है तो प्राइस ज्यादा होती है। प्रियांशु, इलेक्ट्रीशियन का काम तुम्हारा बड़ा अच्छा है। लेकिन सुन रहे हो इधर, उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ यूज तो बहुत अच्छा हो सकता है, फोन बंद हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा, सारा गेम खराब जाएगा। अब दूसरे काम करो, मतलब वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी जीरो, वैल्यू ऑफ यूज भी जीरो। हाँ, नहीं सुनना नहीं है। आगे सुनिए, एलिमेंट ऑफ मार्केट डिस्कस किया हमने बच्चों। क्या होना चाहिए? बायर्स और क्या? प्रोडक्ट, इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा कौन सा? बार्गेनिंग ऑफ प्राइस, किसके बीच? कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों। और नॉलेज अबाउट द मार्केट। जहां पर ये सारी चीजें होती है उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट। लिखने की कोई जरूरत नहीं, केवल डिस्कस करेंगे, कुछ छूटा तो नहीं है। अच्छा, मार्केट ऑन द बेस ऑफ एरिया कर लिया हमने। लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट कर लिया ना। ऑन द बेस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, या इसको बोलते हैं मार्केट पीरियड, किया हुआ हमने। मार्केट पीरियड में कौन सी चीजें होती हैं? जो पेरिसेबल आइटम्स होती हैं। कौन सी? पेरिसेबल्स होती हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड, टाइम डिसाइड होगा फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर से, कोई यहां पे टाइम एलिमेंट यूज नहीं होगा। लॉन्ग टाइम पीरियड हमने पढ़ा हुआ है, और हमने एक और पढ़ा हुआ है, कौन सा? सेकुलर पीरियड। ऑन द बेस ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश मार्केट, तुरंत सामान ले लिया। फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर में लिया, ईएमआई पे किया, किसी तरह से पे किया। रेगुलेटेड मार्केट, सरकार कंट्रोल करेगी किसी प्रोडक्ट को इतना सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैसे? आशीष 6 महीने पहले सिगरेट लेने गया, दुकानदार ने भगा दिया। क्यों? नहीं, कहता
कहता वहां पे लिखा हुआ 18 साल से कम वालों को नहीं मिलेगा। अब अभी 18 साल का हो गया तो मिल जाएगा, ये जाता है। ऐसी चीजें जहां पर सरकार इस बात को आइडेंटिफाई, अरे भाई सोच दो भाई, ऐसी मार्केट जहां पर सरकार इस बात को आइडेंटिफाई करे कौन सेल परचेज कर सकता है कौन नहीं कर सकता, उसको क्या बोलेंगे? रेगुलेटेड मार्केट। और कोई ऐसी मार्केट जहां पर कभी भी सेल परचेज करो, किसी भी प्राइस पे किसी भी कस्टमर को सेल परचेज करो, उसको क्या बोलेंगे? अनरेगुलेटेड मार्केट। ऑन द बेस आप क्वांटिटी डिस्कस कर चुके हैं, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट कर चुके हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ये इन्होंने किया। कंपटीशन एमंग द सेलर्स, किसकी बात कर रहे हैं? कंपटीशन एमंग द सेलर्स। हमने एक और पढ़ा हुआ, कौन सा? कंपटीशन एमंग द बायर्स। आगे इन्होंने थोड़ा सा एक दो लाइन लिखा हुआ है कभी कभी, ये हमने डिस्कस कर लिया। परफेक्ट मोनोपोली, ओलिगोपोली, रेवेन्यू, टीआर, एआरएमआर, मुझे लगता है सबको आता है। नहीं आता किसी को? एआरएमआर निकालना आता है, रिलेशन टीआर एआरएमआर आता है, प्राइस कांस्टेंट, प्राइस फॉलिंग, ये इलास्टिक डिमांड वाला कॉन्सेप्ट भी करा दिया मैंने। बिहेवियर प्रैक्टिस, दो टीआर और टीसी अप्रोच, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नॉट मेट किया हुआ हमने कि टीवीसी मोर देन टीआर फर्म प्रोडक्शन नहीं करेगी, जब तक टीवीसी टीआर से कम होगा लॉस में प्रोडक्शन करेगी। कर रखा है। एमआर और एमसी अप्रोच कर रखा हमने। एक मिनट रुकिए, इन्होंने एमसी को अपवर्ड क्यों दिखाया भाई, जबकि एमसी तो यू सेव होता है, एमसी यू सेव होता है ना, तो यहां पर इन्होंने एमसी को अपवर्ड क्यों दिखाया? क्योंकि वहां पर हमने यूज किया था कि एमसी इज इक्वल टू एमआर, बट एमसी शुड बी राइजिंग, एमसी शुड बी, तो वैसी पार्ट पे इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा जहां पर एमसी बढ़ रहा होगा। इसलिए सारा पार्ट इन्होंने यूज नहीं किया। कौन सा पार्ट यूज किया? जो एमसी बढ़ रहा है, अपवर्ड पार्ट को। और इसको हमने क्या बोला था? इंक्रीजिंग एमसी को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमने कर रखा है। आगे पॉइंट पे आते हैं। हाँ, एक चीज और, प्राइस डिटर्मिनेशन, जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। ये मैं पहले करा चुका हूं, रिसेंटली तो मैं कराया कि नहीं कराया मुझे नहीं पता। देखना, जहां पर डिमांड करो सप्लाई का इंटरसेक्ट करते हैं, कुछ को इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। डिमांड करा रखा है, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज हो रखा है। ये प्राइस बार हो गया। प्राइस बार, चलो एक बार बार के बारे में बता देते हैं। ये डिमांड, ये सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस, बेटा बातें नहीं, इस पॉइंट को बोलेंगे 1। क्या बोलेंगे? 1। डिमांड इंक्रीज किया, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, D2 जहां पे इंटरसेक्ट किया इसका नाम दे दिया 2। डिमांड डिक्रीज, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, जहां पे इंटरसेक्ट किया उसका नाम दे दिया 3। सप्लाई इंक्रीज किया, सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया 4, 5, 6। सप्लाई डिक्रीज किया, सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड,
3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया 7, 8, 9। इसको क्या बोलते हैं? प्राइस बार। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? लिखिए सारे लोग कर लीजिए, को 1 मिनट लगता है। इफ income of consumer rise, if income of consumer rise and production technology, sorry, and price of input fall, and price of input fall, then what will be equilibrium point? What will be equilibrium point? डिमांड, सप्लाई, क्या नाम हुआ? पॉइंट 1। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज करेगी। डिमांड कब किधर जाएगा? राइटवर्ड। इनपुट का प्राइस कम होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई इंक्रीज करेगी। सप्लाई कब किधर जाएगा? जहां पर D2 इक्वल टू S2 कौन सा पॉइंट दे रखा है? यहां पर 4। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया? कर रखा हमने प्राइस ऑफ। तो डिमांड और सप्लाई डिसाइड होता ना, क्या होता? तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता। हमें तो उन फंक्शन देखना है जिसमें डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होती है, वो सब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, शिफ्टिंग तो नहीं होती ना। और यहां पे क्या सिचुएशन है? शिफ्टिंग वाली। एक क्वेश्चन और करके देखें। व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम पॉइंट? सारे लोग करेंगे। व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम पॉइंट if income of consumer fall and tax on production rise, and tax on production rise, चेक करते हैं। डिमांड ऑफ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ कमोडिटी 1 पॉइंट। इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या होगा? फॉल। तो डिमांड कब शिफ्ट किधर? और टैक्स बढ़ेगा, सप्लाई किधर शिफ्ट होगी? S3। तो D3 और S3 कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया? 9। क्लियर है? प्राइस बार समझ में आया बेटा? नहीं? What will be equilibrium point if income of consumer fall and tax on production rise? Tax on production rise. सात्विक दोबारा समझिए, कौन सा क्वेश्चन बताना है? 1 या 2? सात्विक कौन सा क्वेश्चन बताना बेटा? अगर ये MCQ आएगा तो पॉइंट पूछ लेगा ना, ABCD करके कोई भी ऑप्शन दे देगा। सर दोनों? अच्छा, सुन लीजिए। जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। बात समझ में आती है? हाँ या ना बताइए। डायग्राम मिटा देता हूं दोबारा से। ये प्राइस बार का डायग्राम दे रखा होगा और ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो स्टार्टिंग सिचुएशन क्या होती है? जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होते हैं। इतनी बात क्लियर है? इसको कौन सा पॉइंट कहेंगे? A1। अब कह रहा है इनकम ऑफ कंज्यूमर राइज, तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कब किधर शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। इनकम बढ़ेगी, डिमांड कब किधर शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। और अगला बोल रहा है प्रोडक्शन प्राइस ऑफ इनपुट फॉल,
लेबर सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, तो आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड S2, तो D2 और S2 जहां पर इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट का नाम यहां पर चेक कर लीजिए कितना है 4। समझ में आया सात्विक? हो गया बेटा कृष्णा? डायग्राम क्वेश्चन तो बनाए नहीं, वो झुमका फिर लगा लिया तुमने, पहले झुमका। हाँ अच्छा, हाँ ऑब्जेक्टिव MCQ, जैसे आपका पेपर वैसे आपका टेस्ट। नहीं कल पढ़ाना भी है और टेस्ट भी लेना है, क्योंकि कल ही मुझे वो आज और कल के बीच में बिजनेस साइकिल कंप्लीट करना है। नहीं ऐसा नहीं होता, सैटरडे को बहुत सारे लोगों को हनुमान मंदिर जाना होता है। नहीं मंगलवार तो नहीं जाते, वो सैटरडे दूसरा वाला मंदिर होता है। आगे यहां पे क्या बोल रहा बेटा, इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल, इनकम कम होगी तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिमांड कब किधर शिफ्ट हुआ, लेफ्टवर्ड, क्या नाम है इसका D3। और बोल रहा है टैक्स ऑन प्रोडक्शन, GST बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कम प्रोडक्शन करेगा, कम प्रोडक्शन करेगा तो सप्लाई डिक्रीज। D3S3 जहां पे इंटरसेक्ट करे क्या नाम है 9। कॉस्ट और प्रोडक्शन का टेस्ट हो सकता है, अगली क्लास में मार्केट का टेस्ट हो सकता है। जो क्वेश्चन आपने, अच्छा बुक के सारे क्वेश्चन हो गए, कुछ बच्चों के डाउट है अभी उसको डिस्कस करेंगे, कॉस्ट और प्रोडक्शन दोनों मिला के। पहले क्लास उसके बाद टेस्ट। क्लास टेस्ट तो आधे घंटे हुआ 50-60 क्वेश्चन। हाँ नहीं, हाँ नहीं वो छुट्टी करेंगे तो फिर अकेले छुट्टी मारेंगे, 2-4 लोग और आएंगे क्लास में बैठेंगे, अच्छा लगेगा। नहीं बेटा संडे भी बच्चे वाले होते हैं सारे लोग, मतलब सारे लोग फैमिली वाले होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। हाँ खुद की बात भी कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछा देखना, काया मान लीजिए ड्यू टू हैवी रेन सप्लाई ऑफ राइस फॉल, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, उसी डायग्राम में बताना। क्वेश्चन नंबर 3, ये लाइन 3 दे रही है ना, हाँ नहीं वो उसमें अलग क्वेश्चन है, उसका अलग क्वेश्चन है। हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, और क्या बोल रहा है हैवी रेन से सप्लाई कब की होगी, डिक्रीज होगी, सप्लाई किधर शिफ्ट होगा, इसका पॉइंट क्या नाम हो जाएगा 8। हाँ रोन राइट। सॉरी क्या बोल रहा, वो बार डायग्राम अपने आप दे रखा होगा नंबर, तो जो नंबर दे रखा होगा वही यूज करेंगे। आशीष मुझे पता है तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन पढ़ा तो हुआ है, बार डायग्राम तो पढ़ा हुआ है तुमने, डिमांड और सप्लाई वाला वो तो पढ़ा हुआ है। बच्चों इधर बातें नहीं प्लीज, हाँ चुप हो जाओ यार। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स पढ़े हुए हमने सारे, हाँ या ना बता दीजिए, पढ़ा हुआ है ना। प्राइस कैसे डिसाइड होती है, जहां पर डिमांड और सप्लाई, ये इंडस्ट्री की कहानी है। इंडस्ट्री कौन सी होती है, प्राइस मेकर, और फर्म कौन होती है, प्राइस।
ये सारी कहानी पढ़ चुके हम लोग। डिमांड सप्लाई दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, हमें आता है। यहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होगा बताना। हाँ जी आशीष, इस शेड्यूल में बताना इक्विलिब्रियम प्राइस कितना होगा। कमलदीप कौन सा होगा इक्विलिब्रियम प्राइस। चार करने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि वहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में, बच्चे मजाक बहुत करते हैं। हाँ जी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पर इंक्रीजिंग एमसी इक्वल टू, पढ़ा हुआ हमने। शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व कहां से डायरेक्ट होता है, इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। हमने लॉन्ग रन भी किया हुआ है, कोई ना बोल रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमने पढ़ा हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट, लॉस वाली कहानी। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या हम प्रोडक्शन शटडाउन पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं क्या, यहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि एबीसी नहीं है। एबीसी नहीं है, अगर यहां पर एबीसी बना होता तो इसको हम क्या बोलते, प्रोडक्शन शटडाउन पॉइंट, बट इसमें एबीसी नहीं बना हुआ है। हाँ जी, लॉन्ग रन में क्या मिलेगा, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पर पूरा खानदान बराबर हो जाता, पढ़ा हुआ ना हमने, एल ए आर, एल एम आर, प्राइस, एल एम सी, एल ए सी और एस ए सी, एस एम सी बी। मोनोपोली मार्केट फीचर्स पढ़े हुए हैं भाई, पीछे बातें नहीं पढ़ रखा है हमने। नीरज, हाँ एक चीज नहीं पढ़ा हुआ है, पॉइंट डालें, हाउ डू मोनोपोलीज एराइज, पॉइंट डालें, हाउ डू मोनोपोली एराइज, करना इसको, हाउ डू मोनोपोली एराइज या कॉजेज ऑफ मोनोपोली। सर परफेक्ट कंपन में डिमांड कर्व को क्या बोलेंगे, एआर कर्व बेटा। परफेक्ट कंपन में इंडस्ट्री का डिमांड कर्व स्लोप डाउन लेफ्ट टू राइट होता है, बट फर्म का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, जिसको एआर कर्व कहते हैं। क्या लिखा आपने, हाउ द मोनोपोली अराइज, या इसके लीजिए के और कॉजेज ऑफ मोनोपोली, कॉजेज ऑफ मोनोपोली। कॉजेज ऑफ मोनोपोली, मेन चीज क्या है बच्चों, वेरियस टू एंट्री, अंडरलाइन कर देंगे, अब मैं लिखा ही रहा हूं, वेरियस टू एंट्री होती है तभी फर्म की मोनोपोली होगी, जब कोई फर्म नहीं आ सकती। कहीं पर वेरियस टू एग्जिट नहीं है, क्या है, वेरियस टू एंट्री की बात करते हैं। वहां पे लिखें कि जहां पे लिखा हुआ है कॉजेज ऑफ मोनोपोली, उसमें नंबर एक कंट्रोल्ड ऑन टेक्नोलॉजी, नंबर एक कंट्रोल ऑन टेक्नोलॉजी, कंट्रोल ऑन टेक्नोलॉजी। कंट्रोल ऑन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी टेक्नोलॉजी किसी एक ही पर्सन के पास है, तो उसकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली। रवि, पहला पॉइंट क्या लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, कोई एग्जांपल बता दीजिए इसका। बेटे अमेरिका में, इंडिया में अगर आप चांद पे जाना चाहते हैं तो जितना भी सैटेलाइट मिशन है कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब गवर्नमेंट की क्या है, मोनोपोली, उसको स्पेस मिशन कहते हैं। हालांकि अभी जब एलन मस्क आने वाले थे तो गवर्नमेंट ने उस प्रतिबंध को हटा लिया
और कहा प्राइवेट पर्सन भी 60% अपना शेयर लगा सकते हैं। लेकिन अमेरिका में अगर आप जाना चाहते हैं तो अमेरिका ने अपने उस काम के लिए फ्रेंचाइजी दे रखी है। अगर आपको मून तक जाना है तो अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, उसके लिए नासा को कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल सुपरविजन करने की जरूरत है। और उसके लिए उन्होंने लाइसेंस दे दिया किसको? एलन मस्क को, कि आप, हाँ, इस एलन मस्क स्पेस एजेंसी है ना कोई, हाँ, तो उसको मोनोपोली पावर मिल गया कि वहां तक आप जा सकते हैं। और क्यों नहीं जा सकता कोई? क्योंकि और किसी के पास उतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो जब किसी के पास किसी चीज की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होगी तब भी वो उस चीज को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। भाई साहब इधर शांत हो जाओ यार, आगे सुन लीजिए। दूसरा एग्जांपल, एक फाइटर प्लेन बना हुआ है जो पूरा एल्युमिनियम का बना होता है, शायद किसी दूसरे मेटल्स का बना होता है। वो टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका के पास है। कुछ बोलते हैं हाँ कुछ है, नहीं 16 वाले तो टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ और है अमेरिका के पास है, शायद उसके बाद रसिया के पास आ गया। अब तो आगे इसका मतलब हुआ इंडिया वाले क्यों नहीं बना सकते? उनकी मोनोपोली क्यों? इंडिया वालों ने राफेल इतना महंगा खरीदा ना, खुद क्यों नहीं बनाया? हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। हम एक तेजस बना रहे हैं, उस तेजस में 60% मटेरियल बाहर का है। इसका इनपुट हमारे पास अवेलेबल, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं, इसलिए हम फाइटर प्लेन नहीं बना सकते। तो जिनके पास टेक्नोलॉजी होगी उनके क्या हो जाएगी? मोनोपोली। क्लियर है? अगला पॉइंट, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 2, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने इंटरनेशनल ट्रेड में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज हम प्रोड्यूस करते हैं हमारे यहां महंगी होती है, बाहर की वो चीज सस्ती होती है। सर आप लिखा दो, पॉइंट तो बोल ही रहा हूं बेटा हर्षित। तो अगर वो बाहर की चीज बहुत सस्ती होती है तो हमें वो चीज प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, क्या चाहिए? बाहर से मंगा लेनी चाहिए। इसका मतलब उसी पर्सन को वो चीज प्रोड्यूस करनी जिसकी कॉस्ट बहुत कम हो। तो जिसकी कम कॉस्ट होगी उसकी क्या हो जाएगी? मोनोपोली। क्या हो जाएगी? मोनोपोली। क्लियर है? नेक्स्ट वन, कॉपीराइट। कॉपीराइट और लीगल राइट। कॉपीराइट और लीगल राइट। थर्ड पॉइंट, कॉपीराइट और लीगल राइट। कॉपीराइट और लीगल राइट, इसको सुन लीजिए। हमने एक लास्ट क्लास में ओलिगोपोली में एग्जांपल दिया था कि अगर आपने किसी चीज का पेटेंट करा लिया तो कोई दूसरा उस चीज को नहीं बना पाएगा। अभी कॉपी के फॉर्म में परमिशन कुछ मिली हुई है, बट आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। मतलब एक एक्सपर्ट पर्सन अगर डिफरेंशिएशन को नहीं बता पाएगा तो आपको कॉपीराइट का उल्लंघन में जब बंद कर दिया जा सकता है आपका प्रोडक्ट। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट बता दे कि इसमें ये डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस, तो आप उसकी कॉपी कर सकते हैं, बट कॉपी का पता होना जरूरी है। क्लियर बात? क्या लिखा आपने? कॉपीराइट। नेक्स्ट वन, डोमिनेंट पोजीशन इन फॉर्म ऑफ कार्टेल। डोमिनेंट पोजीशन इन फॉर्म ऑफ कार्टेल। हेलो, हाँ हाँ, हेलो,
हाँ बच्चों, एक वर्ड क्या उसकी आपने, कार्टेल्स किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ फर्म्स। जब आपस में कुछ फर्में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन हो जाती है, तो किसी दूसरे फर्म के एंट्री नहीं होने देते और उनका क्या हो जाता है, मोनोपोली हो जाता है। मैंने एग्जांपल दिया था ओलिगोपोली में कि हॉस्पिटल खोलना है तो इनकी इतनी बड़ी लॉबी होती है कि दूसरे खुलने नहीं देते, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेल। दूसरा एग्जांपल दिया था हमने ओपेक। वर्ल्ड का 75 पेट्रोल कहां पे पाया जाता है, ओपेक में पाया जाता है। तो जो भी ओपेक वाले प्राइस डिसाइड करेंगे, जो भी ओपेक का प्राइस डिसाइड करेंगे वही प्राइस पूरे वर्ल्ड को मानना होगा, क्योंकि उनके पास पेट्रोल में डोमिनेंट पोजीशन है, उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। अगला नेक्स्ट वन बच्चों, नेचुरल मोनोपोली। कॉजेज में अगला पॉइंट नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली, हाँ जी, नेचुरल मोनोपोली बिकॉज ऑफ, नेचुरल मोनोपोली बिकॉज ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, नेचुरल मोनोपोली बिकॉज ऑफ लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेचुरल मोनोपोली बिकॉज ऑफ large economies of scale, large economies of scale। इधर सुनना, अगर कोई फर्म बहुत ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है और उसके कंपटीशन में आप कम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्या सरवाइव कर पाओगे, नहीं ना। क्यों, क्योंकि कम प्रोड्यूस करने वाले की कॉस्ट ज्यादा लगेगी और जो बहुत बड़ा अलॉट प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए क्वांटिटी कम लगेगी, उसके लिए प्राइस कम होगा। तो प्राइस कम होगा तो इतना बड़ा डिफरेंस होगा कि लोग कोई आपसे परचेज करने जाएगा ही नहीं। इसको हिंदी में एक बात बताते हैं कि बरगद के नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं उगता, सुना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो छोटे छोटे कंपनी वाले चाहे उसे कंपटीशन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं, तो उस बड़ी कंपनी क्या हो जाएगी, मोनोपोली। एग्जाम्पल सुन लीजिए, नमक की बात की थी हमने, आज जियो की भी बात करेंगे। नमक की मैंने बात की थी तो उसमें बहुत ज्यादा मार्केट शेयर किसका है, टाटा वाले का। तो टाटा वाले की लगभग मोनोपोली है और लोग आते तो हैं कंपटीशन करने, लेकिन इतना ज्यादा उनका सेल होता है, इतना ज्यादा सेल होता है कि बाकी लोग उस कंपटीशन में कहीं टिक नहीं पाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मोनोपोली। क्वेश्चन पूछा गया नेचुरल मोनोपोली क्यों एराइज होती है, तो नेचुरल मोनोपोली एराइज बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिनके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होता है और वो बल्क में बहुत ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करके पूरे मार्केट को डोमिनेट कर लेते हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट वन इज, अगला पॉइंट effective market goodwill। next one is effective market goodwill, effective market goodwill, effective market goodwill। इफेक्टिव मार्केट गुडविल कैसे, एक कंपनी का गुडविल इतना अच्छा है, इतना पॉजिटिव है कि लोग दूसरे अल्टरनेट के बारे में सोच भी नहीं सकते, और जब नहीं सोच सकते तो उसकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली। एग्जाम्पल के फॉर्म में आज के 25 साल पहले ऑटोमोबाइल्स में मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर लगभग 30% से ज्यादा हुआ करता था। तो इसका मतलब उसकी गुडविल थी, लोग उस पर भरोसा ज्यादा करते थे। बाद में एलपीजी आया, लिबरेशन यूटिलाइज हुआ, तो बहुत सारी बाहर की कंपनियां आ गई, धीरे धीरे और कंपनियों की गुडविल बढ़ी और फिर उनका मार्केट शेयर कम होना शुरू हो गया, उसका बढ़ गया। तीसरा एग्जांपल, 2000 से पहले जब इंडिया की नई पॉलिसी एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो उस समय मोबाइल में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कौन से मोबाइल का था, नोकिया का था।
मोर देन 60% मार्केट शेयर हुआ करता था, लेकिन उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, तो उसकी जो मोनोपोली थी, क्यों? क्योंकि हर कोई किसके पीछे जाता था? नोकिया के पीछे। क्यों? गुडविल। क्योंकि उसके गुडविल, इसका मतलब ये नहीं कि और सारे प्रोडक्ट बेकार थे, लेकिन उसकी गुडविल बहुत ज्यादा थी, तो मार्केट शेयर उसका बहुत ज्यादा था और दूसरी कंपनियां वहां पर टिक नहीं पाती थी। क्लियर है? बाद में पॉलिसी चेंज हुई, सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, बहुत सारी कंपनियां आ गई। किसमें? टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां आ गई। बाद में फिर सरकार ने पॉलिसी चेंज की, फिर बहुत सारी कंपनियां बाहर चली गई। आज कितनी कंपनियां टेलीकॉम में? 3-4। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि टेलीकॉम इंडस्ट्री कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? ओलिगोपोली, क्योंकि किसी का मार्केट शेयर 30% से कम नहीं है लगभग। क्लियर है? अगर 50% ज्यादा हो जाए तो कौन सा हो जाएगा? 50% के आसपास तो हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी, लेकिन सबका मार्केट शेयर बहुत इफेक्टिव है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जिसका गुडविल ज्यादा होगी उसकी भी मोनोपोली हो सकती है। कोई दिक्कत है? अगला, हाँ ठीक है, ए, हाँ ए कंप्लीट हो गया। कितने पॉइंट हुए? 6। बच्चों मोनोपोली में टीआर एआरएमआर कर रखा हमने। प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन, सुपर नॉन प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस हो गया? हाँ या ना तो बता दो। गुड। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहां पर किसी बच्चे ने कहा सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एक काम कीजिए, एग्जाम्पल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार इनको पढ़िए। पहला एग्जाम्पल किसका दे रहा है? रेलवे का। डिस्क्रिमिनेशन होता है, पहले तो बुजुर्गों को 60% डिस्काउंट मिलता था, सीनियर सिटीजन को, अब डिस्काउंट नहीं मिलता, सीट अलॉट हो जाती है। तो लेकिन इस तरह से डिस्काउंट गवर्नमेंट कर सकती है, किसी को कम किसी को ज्यादा कर सकती है। अगला देखना, चाइना की एग्जांपल दिया था हमने। अगला तीसरा देख लीजिए, सब लोग भुक्तभोगी होंगे, जब कोई फॉर्म सबमिट किया जाता है तो अलग अलग कैटेगरी की फीस अलग अलग जाती है, किसी की ज्यादा किसी की कम। ये भी सही है, कॉल रेट भी कभी कभी अलग हो जाते हैं। मेट्रो का प्राइस भी मैंने सुना फ्लक्चुएट होता है, सुबह ज्यादा होता है, बाद में सुबह कम होता है। आगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां? आगे लड़ो मत भाई, लड़ो मत, डोंट बी इमोशनल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां नहीं हो सकता बच्चों? देखना, यहां पे एक लाइन दे रखी है, पढ़ के देखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता। आगे देखें, कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये मैंने नहीं लिखा हुआ है ना, शायद नहीं लिखा हुआ है ना, पॉइंट डालें। कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पहला पॉइंट क्या रखे बच्चों? नंबर 1, कंट्रोल्ड ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 1, कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। बेटा बात नहीं, नंबर 1, कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। बात को समझना, आपने कहा कि हम ये सामान इन कैटेगरी को इतना महंगा देंगे, बाकी के लिए अवेलेबल नहीं होगा, इन्हीं के लिए अवेलेबल होगा, और उस जिसको आप महंगा दे रहे थे
उसने उनसे सामान ले लिया, तो क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन फर्क पड़ा? दोबारा सुन लीजिए, लाल किला में फॉरेनर्स की टिकट ज्यादा है, इंडियन का टिकट कम है। फॉरेनर का 500 रुपए मान लेते हैं, इंडियन का 100 रुपए मान लेते हैं, शायद 50 रुपए मान लेते हैं। अब अगर फॉरेन इंडिया वाले बहुत करते हैं काम, 50 रुपए का टिकट लिया, 100 रुपए अंग्रेजों को दे दिया ले जाके, तो इसका मतलब यह हुआ कि सप्लाई कंट्रोल नहीं है। तो अगर सप्लाई कंट्रोल नहीं होगी तो क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कब होगा? जब सप्लाई कंट्रोल्ड में होगी, कि वो जिसको चाहे सामान बेचें, जिसको चाहे सामान ना बेचें। अगर ये कंट्रोलिंग पावर होगी तो किसी को सस्ता बेच सकते हैं, किसी को महंगा बेच सकते हैं। अगर वो सामान इजीली सबके लिए अवेलेबल है तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्या? वो कहीं और से जाके परचेज कर लेगा। समझिए ना बात को। नंबर दो लिखिए वहां पे, मार्केट कैन डिवाइड इनटू सब पार्ट। नंबर 2, मार्केट कैन बी डिवाइड इनटू सब पार्ट। पहला पार्ट क्या था? कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 2, मार्केट कैन बी डिवाइड इनटू सब पार्ट, कैन बी डिवाइड इनटू सब पार्ट। बात को समझना। गवर्नमेंट ने कहा सीनियर सिटीजन को प्रेफरेंस देंगे, इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं तो उसमें सीनियर सिटीजन को प्रेफरेंस मिल जाएगा। बट अगर सारे सीनियर सिटीजन हैं तो प्रेफरेंस मिलेगा, तो वहां प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम कंज्यूमर सेगमेंट को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे तब भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, अगर सिमिलर होगा तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नंबर 3, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 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 थर्ड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था आपने? मार्केट कैन बी डिवाइड इन सब पार्ट। और तीसरा क्या लिखा? डिफरेंशिएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां पे सुन लीजिए, डिफरेंशिएशन में या तो इलास्टिक ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक होगी, या तो लेस इलास्टिक, या तो बराबर, यही ना। तो अगर लेस इलास्टिक हुई तो क्या होगा, और अगर मोर इलास्टिक हुई तो क्या होगा, और अगर सेम इलास्टिक हुई तो क्या होगा? आपने पढ़ा हुआ लास्ट क्लास में शायद। अगर लेस इलास्टिक हुई तो हाई प्राइस, याद आया आपको? मोर इलास्टिक हुई तो, और अगर सेम इलास्टिक हुई तो नो चेंज इन प्राइस। प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वन, ability to purchase, ability to purchase दूसरे सेंटेंस बताना। ability to buy at different price, at different price by different category, by different group या category। ability to buy at different price by different category। एग्जाम्पल सुनना। यूनिवर्सिटी में कहा गया
कि जितनी सीटें हैं उसमें से 40% सीटें बीपीएल के लिए भरी जाएंगी, बीपीएल के थ्रू होंगी। और बीपीएल की फीस, मान लेते हैं हमने एग्जांपल लिया कि बीपीएल मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल की फीस होगी 30,000 रुपए और जो बीपीएल नहीं होगा उसकी फीस होगी 70,000 रुपए। दोनों बातें सुनना। अब आपने डिस्क्रिमिनेट तो कर लिया, बट बीपीएल 30,000 में खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, उस पर 30,000 पे करने की कैपेसिटी नहीं है, तो क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्या? क्यों? 30,000 में आपकी सीट खाली रह जाएगी, आपको 70,000 वाले को देनी पड़ेगी। होता भी यही है, रिजर्वेशन कोटा होता है, पूरा नहीं होता, जनरल से भर दिया जाता है, यही होगा। अच्छा, जनरल वालों में आपने कहा 70,000 रुपए फीस होगी और जनरल की 70,000 पे करने की कैपेसिटी नहीं है, तो क्या होगा? वो कोटा खाली हो जाएगा, रिजर्वेशन वालों से भर दिया जाएगा। तो आपने जो भी कैटेगरी डिसाइड की, सर जब इलास्टिक ऑफ डिमांड लेस या मोर इलास्टिक होती है तो एमआर नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। हाँ बिल्कुल होता है। कैसे होता है ये पूछ रहे हो? ओह बताता हूं। फिर यहां पे हमने क्या बोला कि अपर क्लास लोअर क्लास की प्राइस आपने डिसाइड कर दी, बट अपर क्लास उतना चार्ज नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता, तो क्या डिस्कमिनेशन में फायदा होगा? नहीं ना। या लोअर क्लास वाला भी उतनी कम प्राइस पे नहीं कर सकता, तो क्या उसको फायदा मिलेगा? नहीं। इसका मतलब एबिलिटी टू परचेज, लोअर क्लास अपर क्लास दोनों को चार्ज कैपेसिटी होनी चाहिए, कोई चीजों को परचेज कर सके, तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगा। कितने पॉइंट हो गए? 4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगला पॉइंट है बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, शायद यही एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। विष्णु एक मिनट भाई, वो कहां गया विष्णु आनंद? आज कहां है? ऑनलाइन आए नहीं था आज? आए नहीं था आज? अच्छा, और भाई साहब पूछ रहे हैं कि कैसे इलास्टिक डिमांड अलग अलग होती है। अभी बताता हूं बेटा, इसलिए कहता हूं सामने होना जरूरी होता है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब बात को सुनना, आपने किसी प्रोडक्ट की हाई प्राइस रख दी, हाई प्राइस रख दी, आपका सामान बिक नहीं रहा, तो अगर सारे लोगों के लिए प्राइस कम कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। इसलिए सारे लोग तो हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा, सबको सस्ता बेच दोगे तो तब भी नुकसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट को दो पार्ट में कैटेगराइज करना पड़ेगा, दो पार्ट में कैटेगराइज करना पड़ेगा। एक से हाई प्राइस चार्ज करोगे, दूसरे से लो प्राइस। अब ये कैटेगरी कोई भी हो सकती है, वो इनकम के बेस हो सकती है, कंट्री के बेस हो सकती है, किसी भी बेस पे हो सकती है, बट आपका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। कृष्ण खड़े हो जाओ। डिस्क्रिमिनेशन से प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे हो सकता है? नहीं, दोबारा सुन लीजिए। टॉपर्स वाले कहते हैं हम अपनी फीस सीए फाउंडेशन की 50,000 कर देते हैं। अरे सुन तो लोगे, मान लेते हैं। तो अब 50,000 फीस कर दी तो बहुत सारे लोग, कोई भी आने को तैयार नहीं है, मतलब कुछ ही लोग आने को तैयार हैं। जहां पे 100-150 कैपेसिटी, वहां पर 50 बच्चे आ गए, तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान होगा। फिर कहते हैं काम करते हैं हम सारे लोगों के लिए प्राइस 20,000 कर देते हैं, तब भी नुकसान होगा, तब भी नुकसान होगा ना। तो अब हमें क्या करना है? दो पार्ट में कैटेगराइज करना है, एक में हाई फीस वाले, एक में लो फीस वाले। हालांकि टॉपर जैसा इतना करता नहीं है, थोड़ा बहुत करता है। अब हमने डिसाइड किया भैया देखो, जो बीपीएल होगा उससे फीस लेंगे हम 25,000, और जो इनकम टैक्स भरता होगा, इनकम टैक्स ज्यादा देता होगा, सरकार को पैसा देता, थोड़ा हमें भी दे दे, उससे फीस लेंगे 40,000। तो बताओ, वो रिच पर्सन भी आसानी से पे कर देंगे। क्यों? कि उनको पे करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, और बीपीएल वाले पे कर देंगे क्योंकि प्राइस कम है। तो ओवरऑल टॉपर्स को क्या होगा? फायदा है नुकसान? इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन करके फायदा हो सकता है। समझ में आई बात? बैठिए। दूसरा बच्चों, समझ में आ गई बात ना? नंबर 2 कॉपी पे लिख लीजिएगा।
डिस्पोज ऑफ, हाँ, सरप्लस ऑफ स्टॉक, डिस्पोज ऑफ सरप्लस ऑफ स्टॉक, डिस्पोज ऑफ सरप्लस ऑफ स्टॉक। भाई साहब पीछे मोबाइल चला रहे, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ पीछे। ब्राह्मण है यहां, कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता, सब स्टूडेंट होते हैं। एक ही मिश्रा जी होते हैं, बस बैठे हैं बस। नहीं बस वो मिश्रा जी पंडित वाले मिश्रा जी नहीं, जाति वाले नहीं, वो मिश्री वाले मिश्रा जी, मीठा मीठा। हाँ जी बहुत स्वीट है वो। देखो किसी भी चीज की यूटिलिटी खाने से ही नहीं मिलती, मैं आपको बता चुके हैं, देख के भी यूटिलिटी मिलती है। हाँ भाई आगे सुनिए, इधर सुनो इधर। ये अभी पिछले हफ्ते सरोजनी नगर गया था, हाँ या ना? हाँ बोल रहा है, सुन लीजिए। सरोजनी नगर में मैंने सुना हुआ है वहां पर सेल लगता है, सही है? कह रही हाँ। अच्छा भूमि ने बोला, भूमि तुम भी गई थी? चलो ठीक है, वहां पर सेल लगता है। इधर सुनिए, सेल लोग क्यों लगाते हैं, कौन से प्रोडक्ट का लगाते हैं? अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो पहले शोरूम में जाएगा, सही है ना? शोरूम में जितना बिकना था बिक गया, बाकी नहीं बिका तो कहां बिकेगा? सरोजनी नगर मार्केट में। वहां पे क्या लगेगी? सेल। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना सरप्लस स्टॉक है वो प्राइस कम करके इस फर्म क्या करती है, उसको निकालना चाहती है। तो अब वही प्रोडक्ट शोरूम में पहले महंगा मिल रहा था, बाद में सस्ता क्यों हुआ? क्योंकि अपने वो सरप्लस को खाली करना चाहते, स्टॉक को खाली करना चाहते थे, इसलिए प्राइस को कम कर दिया। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ बच्चों? सरप्लस को मैनेज करना, यही ना? बैठ जाए बेटा। तीसरा पॉइंट, एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लिख लीजिए, एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपको लास्ट क्लास में सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताया था कि जब हमें कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब कम प्रोड्यूस करेंगे तो प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो प्राइस कम कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगला, कैप्चर फॉरेन मार्केट्स, कैप्चर फॉरेन मार्केट्स इन फॉर्म ऑफ डंपिंग, लिख लेंगे बेटा। कैप्चर फॉरेन मार्केट इन फॉर्म ऑफ डंपिंग, आपने पढ़ा हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड में। इन फॉर्म ऑफ डंपिंग, हमारे यहां कोई सामान नहीं बिक रहा तो हम उसको क्या करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं, बहुत सस्ता रेट पे पार्ट देते हैं। कैसे नहीं खरीदोगे? आजकल इंडिया में दिवाली पे और होली पे जितने सामान आते हैं लगभग 70-80% चाइना के होते हैं। और इतना सामान आ गया कि आपके पास इतनी सारी वैरायटी आएगी, तो चाइना ही चाइना दिखेगा तो आपको खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, अगला कौन सा? सिक्योर इक्विटी थ्रू द प्राइसिंग। इसका मतलब सिक्योर इक्विटी थ्रू द प्राइसिंग, सिक्योर इक्विटी थ्रू द प्राइसिंग इन फॉर्म ऑफ मार्केट शेयर, इन फॉर्म ऑफ मार्केट शेयर। किसी का मार्केट शेयर ज्यादा होगा तो हम उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? प्राइस को कम कर देंगे, तो हमारा भी मार्केट शेयर क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी भी मार्केट शेयर जिसका ज्यादा होगा, हम अपना शेयर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? प्राइस को कम कर देंगे। इक्विटी ऑफ शेयर्स। बच्चों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था ना? पढ़ा था ना? एक काम करेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ के देखेंगे,
पहला वाला प्लीज, और बड़ा करूं? बाहर ही थे भाई साहब, हम आप साथ साथ हैं, मेरे बाद ही आए हो आप, जाओ। हाँ जी, पहला पैराग्राफ पढ़ के देखना इसका, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। हाँ हाँ जी, पहला पैराग्राफ पढ़ के देखना बोर्ड पे। पहला पैराग्राफ पढ़ के देखना, अभी पूछूंगा मैं स्टार्टिंग से, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी क्या करो। एक चीज अंडरलाइन करेंगे, हमने 3 डिग्री बताया था, उसने किसने कैटेगराइज किया? पीगू ने। उनके मम्मी पापा नाम रखा था, मैंने थोड़ी रखा था। हाँ जी, पढ़ के देखना, फर्स्ट डिग्री पहले पढ़ के देखना, मैंने जो पढ़ाया था आपको समझ में आया कि नहीं आया? किसी भाई ने पूछा कि और भी बहुत सारे दे रखे थे, देख लेते हैं अभी। भाई लड़का ही होता है, लड़की बहन जी होती है। फर्स्ट डिग्री पढ़ के देखना, पढ़ के देखना। भाई बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहन जी बोला तो इनको प्रॉब्लम हो गई, बड़े नालायक हैं। फर्स्ट डिग्री पढ़ के देखना पहले। नहीं वो तो नहीं माना, वो पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे हो बस। पैराग्राफ पढ़ के देखना, अगर बुक है तो ठीक है, वरना यहाँ पे। मिला बच्चों, पढ़ लिया? फर्स्ट डिग्री में क्या बोल रहा है इन्हें? चार्ज प्राइस दे आर विलिंग टू पे एग्जैक्ट टू एंटायर कंज्यूमर सरप्लस, यही बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट की उतनी प्राइस चार्ज करेगा जितना वो देना चाहता है। ज्यादा देना चाहता है तो ज्यादा ले ले, और कम देना चाहता है तो कम दे ले। एग्जाम्पल लिया था कि पालिका मार्केट संदीप गया था, याद आया आपको? हो, नहीं मैं किसी और के साथ था, उसको पता कौन था। नहीं कौन था वो, पर्सनल पर्सन नहीं था, सोशल पर्सन। कहो तो मिलवा दूं तुम्हें भी, मैंने बोला था है। उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बच्चों, पहला हो गया, सेकंड डिग्री वाला पढ़ के देखना प्लीज, पढ़ के देखना। भाई इसको एक पेन दे दो कोई एक्स्ट्रा। हाँ जी, आगे बात नहीं, पैराग्राफ पढ़ के देखना पहले। आपने पढ़ा जो समझ में आया कि नहीं आ रहा? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार पढ़ के देखकर बताएं। क्या डिसाइड किया था बच्चों? स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी होती है तो ज्यादा प्राइस, ज्यादा क्वांटिटी हो गई तो, यही बोल रहा है अभी। अगला थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री यहां से स्टार्ट हुआ, पढ़ के देखना। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बोतल कहां गई भाई? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ के देखना। हो गया?
बच्चों इधर बात नहीं, ये डायग्राम बना लिया था हमने लास्ट क्लास में, बन गया था। हाँ एक पॉइंट आउट डाल दीजिए। हाँ बच्चों एक पॉइंट आउट लिखिए, इफेक्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट इन इकोनॉमी। इफेक्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट, इफेक्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट इन इकोनॉमी। इफेक्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट इन इकोनॉमी। इफेक्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट इन इकोनॉमी। पहला पॉइंट लिखेंगे रिड्यूस इकोनॉमिक वेलफेयर। पहला पॉइंट नंबर 1, रिड्यूस इकोनॉमिक वेलफेयर। रिड्यूस इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया, क्यों? ब्रैकेट में क्या, बिकॉज चार्ज हाई प्राइस। बिकॉज चार्ज हाई प्राइस। नंबर 2, अनजस्टिस इन लॉन्ग रन। अनजस्टिस इन लॉन्ग रन। Injustice in long run because of restricted entry. Because of restricted entry. शॉर्ट रन में एंट्री बैरियर का तो समझ में आती है, बट लॉन्ग रन में करोगे तो मोनोपोली को फायदा ज्यादा मिलेगा। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। नेक्स्ट वन, रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस। reduce consumer surplus. Reduce consumer surplus. Reduce consumer surplus हो गया। नेक्स्ट वन, reduce consumer sovereignty. Reduce consumer sovereignty, बुक में देख लीजिए, कंज्यूमर सॉवरेंटी। सॉवरेंटी क्या होता है बच्चों? तानाशाही। कंज्यूमर सॉवरेंटी, हाँ जी, रिड्यूस कंज्यूमर सॉवरेंटी, हाँ जी, कंज्यूमर सॉवरेंटी। आगे बताएंगे। रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस, सॉरी कंज्यूमर सॉवरेंटी हो गया। अगला, मिनिमाइज फ्रीडम ऑफ चॉइस। मिनिमाइज फ्रीडम ऑफ चॉइस। मिनिमाइज फ्रीडम ऑफ चॉइस। मिनिमाइज फ्रीडम ऑफ चॉइस। अगला, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। किसके पास पावर हो जाएगी बच्चों? किसके पास? मोनोपोलिस्ट के पास। नेक्स्ट वन, डिस्करेज इनोवेशन। हाँ जी, डिस्करेज इनोवेशन, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा तो इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा तो कोई नई चीजें नहीं आएंगी। डिस्करेज इनोवेशन, हाँ जी, डिस्करेज इनोवेशन।
इनोवेशन, इनोवेशन क्या हुआ बच्चों? नई चीजें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, रिड्यूस कंपटीशन, रिड्यूस कंपटीशन, रिड्यूस कंपटीशन। मोनोपोली होने से कंपटीशन नहीं बढ़ता, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा तो वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। बच्चों मोनोपोलिस्टिक में आ जाइए, यहां पे फीचर्स कर लिया हमने, हाँ या ना? रिड्यूस कंपटीशन, यहां पर सुपर नाउन प्रॉफिट कर लिया हमने, नॉर्मल प्रॉफिट कर लिया, लॉस कर लिया ना, और लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट डिस्कस कर लिया। और हमने एक पॉइंट और किया होगा यहां पर, कौन सा बच्चों? एक्सेस कैपेसिटी किया था। ओलिगोपोली डिस्कस कर लिया हमने लास्ट क्लास में। हाँ, एक और बच्चे ने पूछा गेम थ्योरी क्या होती? नहीं भाई चाटा मत मारो यार, ओ भाई साहब शांत हो जाओ। मतलब कोई सीधा बैठा हुआ इंसान उसको चाटा मार दोगे? हाँ जी, एक चीज और, गेम थ्योरी एक पैराग्राफ है, पढ़ के देखना पहले। गेम खेलना होता है, हाँ वही। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने दिया, तो ऑस्कर और न्यूमैन, हाँ ठीक है, एक नाम भूल रहा था, ऑस्कर और न्यूमैन। इन्होंने गेम, तो पहले एक बार पढ़ तो लो, फिर बता रहा हूं मैं, डिटेल समझा रहा हूं, पहले पढ़ लीजिए प्लीज। पढ़ लिया? पढ़ लिया? हाँ, अब भाई किसने पढ़ा? कमलदीप, जो आपने पढ़ा उसको 2 लाइन बताना, 4 लाइन लिखी हुई है। के द्वारा डेवलप की गई, ठीक है, ये तो हिस्ट्री है। किसे कहते हैं? अब सुन लीजिए, बैठ जाइए। ओलिगोपोली में या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जहां पर नंबर ऑफ सेलर्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि आपका कंपटीशन किससे है, क्या है आपका कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली मार्केट में आप इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कंपटीशन किससे है, डिसाइड हो गया। अब वहां पर राइवलरीज होती हैं। राइवलरीज मतलब क्या हुआ कि अगर सामने वाला बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप पीछे हो रहे हो। समझ में आई बात? अगर सामने वाला बढ़ रहा है तो आप पीछे। मोनोपोली तो है नहीं। मोनोपोली कैसे? मोनोपोली समझते हो? नहीं, बता रहा हूं। संदीप खड़े हो जाओ। संदीप के एक दूर के ताऊ जी थे, रेस लगी, रेस में फर्स्ट आए। जानते हो क्यों? दूसरा कोई था ही नहीं। अब ये कौन सी कंडीशन हो गई? मोनोपोली की। यहां पर कोई भी गेम थ्योरी खेलने की जरूरत नहीं है। अब एक बार और, संदीप और इनका कोई दूसरा पड़ोसी था, जंगल में गए थे। इनको, भाई जंगल में जाना हंसने वाली बात क्या थी? अब आगे सुनिए, जंगल में शेर ने इनको दौड़ा लिया। अब आगे सुनो, शेर ने दौड़ाया तो इनका जो साथी था, दोस्त, वो कह रहा है कि यार भागने की जरूरत नहीं, हम शेर से ज्यादा तेज थोड़ी भाग पाएंगे। तो ये बोलते हैं हमें तेज, शेर से तेज नहीं भागना,
उससे तेज भागना है। व्हाट इज दिस? गेम थ्योरी। ये क्या है? गेम थ्योरी। समझ में आई बात? जब ये मान ली वो पर्सन ये उससे आगे निकल गए तो शेर सबसे पहले किसको पकड़ेगा? उसको पकड़ेगा ना, और उसको पकड़ लो तो बच गए, बच गए ना। गेम थ्योरी में बैठ जाओ, जितने भी कंपटीटर्स होते हैं सारे कंपटीटर्स को आगे नहीं बढ़ाना होता, मतलब कोशिश करो आप चाहे आगे बढ़ो ना बढ़ो, उनको पीछे जरूर कर दो। तो जितने भी स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं वो दूसरे को कम करने के लिए बनाई जाती हैं, अपने आगे बढ़ने के लिए नहीं बनाई जाती। पॉलिटिक्स में खास करके होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी करंट का, यहां मेरा बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, मैं केवल गेम थ्योरी समझा रहा हूं। राहुल गांधी उस दिन बहुत अच्छा बोले, पता नहीं क्या क्या बोलते बोलते चले गए। बीच में उन्होंने बोल दिया कि जो इनके हिंदू हैं वो हिंसक हिंदू हैं, बीजेपी वालों के। बोलना है कि बीजेपी वालों के हिंदू हिंसक हिंदू हैं। मोदी जी ने उसी बात को पकड़ लिया, बोला आपने हिंदुओं को हिंसक बता दिया, आप हिंदू विरोधी हो। मतलब क्या था? और कोई मतलब नहीं था कि आप उससे अच्छा बोलो, आपने ये गलत बोला, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनकी जीत हो गई। समझ गए ना? तो गेम थ्योरी में सामने वाले पार्टिसिपेंट को आपको पीछे करना होता है, आप चाहे आगे जाओ या ना जाओ। तो इसी तरह जब ओलिगोपोली में कुछ ही फर्में होती हैं तो सारी फर्में तभी आगे बढ़ पाएंगी जो सामने वाला उनसे पीछे होगा। राइवलरी का मतलब यह हुआ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक का पोजीशन बढ़ेगा तो आपका अपने आप कम हो जाएगा। मान लीजिए 100 कस्टमर हैं, 100 कस्टमर में से कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं। अगर उसका कस्टमर बढ़ रहा है तो आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? राइवलरीज कहते हैं। विष्णु बोला थैंक यू सात्विक भाई। मैं ये क्या था भाई? हर्षित, अच्छा, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया इमोशनल थैंक यू दिया यार। हाँ जी, गेम थ्योरी समझ में आ गई। यहां पर कंपटीटर को आइडेंटिफाई कीजिए और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए जिससे सामने वाला आगे ना बढ़ पाए। अब दूसरी बात सुनिए, दो कंपटीटर हैं, उसके कंज्यूमर कम हो रहे तो आपके क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो आपको अपना बढ़े ना बढ़े उसको क्या करना है? कम करना है। इसीलिए जब लोग कॉम्पिटेटिव, मोबाइल भेज कर जब्त करना संदीप का, मैसेज ही आता जाता है या फोन आता है और कुछ थोड़ी होता मोबाइल में। अब इधर सुना, जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले लोग होते हैं, एक बात सुन लीजिए, आप सीए का पेपर देने जा रहे हो, सीए के पेपर में अपने पड़ोसी को बता दो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? एक मिनिमम परसेंटेज है, उसके बाद आप भी हो सकते हो, वो भी पास हो सकता है। तो यहां पर राइवलरी नहीं है। लेकिन आप आईएएस का पेपर देने जा रहे हो और आप सामने वाले को सही बता दो, तो अगर उसका सिलेक्शन हुआ तो आपका नहीं होगा। इसका मतलब जितने वहां पे कंपटीटर होते हैं वो सही नहीं बताते, क्या करते हैं? गलत हो। क्योंकि बेटा तू पीछे जाएगा तो मैं जरूर आगे चला जाऊंगा। जब यहां पर कोई, जहां पे कोई सिचुएशन नहीं, आप मैक्रो पढ़ोगे तो आपको पता समझ में आएगा कि राइवलरी का मतलब होता है जब एक के बढ़ने का दूसरे पे कम होना हो जाए, असर हो जाए, तो उसको राइवलरीज कहते हैं। और जहां पर दोनों बढ़े किसी का कम ना हो तो उसको नॉन राइवलरी कहते हैं। तो यहां पर जो मार्केट सेगमेंट होता है वो राइवलरीज में होता है कि एक का अगर मार्केट शेयर बढ़ेगा तो दूसरे का कम हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आ गए बच्चों? गेम थ्योरी समझ में आ गई? नमन, अमन, हाँ, क्या? गेम थ्योरी भाई देखो देखो सुनो, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना। अगर किसी के दो लोगों में कंपटीशन है और एक के कंपटीशन जीतने से आप हार जाओगे तो गेम थ्योरी का होना जरूरी है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन में, दोनों एग्जांपल दे दिया आपको कि आप सीए फाउंडेशन का पेपर दे रहे हो, इंटर फाइनल कुछ भी दे रहे हो, आप किसी को बता दोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? मिनिमम मार्केट है, उसके बाद आप सब पास हो जाओगे, वहां पे कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। इसलिए यहाँ पर राइवलरी नहीं है, तो यहाँ पे गेम थ्योरी खेलने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप उस कंपटीशन में हैं, जैसे संदीप भागा था, वहां पर पक्का गेम थ्योरी थी, कोई ने किसी तो मरना ही मरना है, तो उसने क्या किया, वो उसने कहा उससे कंपटीशन नहीं है, उससे, वो तो उसने क्या किया? गेम थ्योरी। तो ऐसी कंडीशन में गेम थ्योरी जरूरी है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर।
क्लियर है बात? समझ में आ गई सबको? हाँ जी, समझ में आ गई। अगला पॉइंट, ओलिगोपोली टाइप हमने डिस्कस कर लिया, हाँ या ना बताएं? कर लिया नहीं किया? कर लिया था। इसके फीचर्स भी कर लिए, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन्स किंग डिमांड कर भी कर लिया शायद हमने, प्राइस लीडरशिप भी कर लिया था, डिओपोली कर लिया था। बच्चों इधर पढ़ा हुआ डिओपोली हमने नहीं, और मोनोपोसोनी पढ़ के देख लीजिए एक बार। मोनोपोसोनी क्या लिखा हुआ है यहां पर? क्या लिखा हुआ है? सिंगल बायर। क्या लिखा हुआ है? सिंगल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं? मोनोपोसोनी। अच्छा, सिंगल सेलर होगा तो क्या बोलेंगे? मोनोपोली। एक और पॉइंट देख लीजिए, ओलिगोपोसोनी। ये मैं वर्ड लिखा हुआ बेटा कहां पर? स्मॉल नंबर ऑफ, बहुत सारे बायर हैं बट कुछ ही खरीदने के लिए ऑथराइज हैं, सारे खरीद नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे? ओलिगोपोसोनी। एक और वर्ड दे रखा है, बायलेटरल मोनोपोली। ध्यान रहे, एक रवि मतलब पिलर गंदा करने वाला तू ही इंसान है। हाँ, आगे बायलेटरल मोनोपोली पढ़ के देखना कृष्णा, बायलेटरल मोनोपोली पढ़ के देखना बेटा, अभी पूछूंगा पढ़ लो या तो। अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़ रखा है, पढ़ रहा था, पढ़ो। पढ़ लिया? हो गया जी, मार्केट कंप्लीट बुक से भी हो गया। हाँ बेटा, आपने मुझे बुक में कुछ और दे रखा है, कहां था? हो गया? क्या नाम, क्या नाम? कमली? अच्छा, ये तो पार्शियलिटी हो गई अगर आपने उसका बोतल नहीं लिया तो। संदीप, संदीप खड़े हो जाओ, एक मिनट भाई रुक जाओ। हाँ पहले, हाँ रुक तो जा, अरे रुक तो जा। हाँ तो तो हाँ रुक तो जा। हाँ तो क्या हुआ आगे? तो खड़े रहो। हाँ अच्छा, आप बोलता हूँ, खड़े हो जाओ। बायलेटरल मोनोपोली किसे कहेंगे? अब तो खड़े ही रहो बेटा, अच्छे लग रहे हो। सिंगल सेलर वाली मार्केट को क्या बोलते हैं? एक मिनट जो ये बोल रहे हैं सिंगल बायर वाली मार्केट क्या बोलेंगे? हाँ, मोनी सोनी नाम ले रहा है किसी का? नई मार्केट आ गई कोई? संदीप सोनी मार्केट, ऐसे बहुत मारेंगे। हाँ बैठो, तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? खड़े हो जाओ।
मोनोपोसोनी किसे कहेंगे और मोनोपोली किसे कहेंगे? और मोनोपोसोनी मोनोपोली दोनों होगी तो उसको क्या कहेंगे? बैठो भाई। रवि, जनता की डिमांड है तो कैसे ना पूरी करें? ओलिगोपोसोनी किसे कहेंगे? स्मॉल नंबर ऑफ सेलर। चलिए बैठे। बायर्स। बच्चों कंप्लीट हुआ मार्केट। नेक्स्ट वन इज बिजनेस साइकिल। सुन सुन लो पहले सुन लो। 15 मिनट केवल उसका इंट्रो करेंगे जिससे अगली क्लास में टेस्ट के साथ कंप्लीट हो जाए वो। क्या हुआ? हाँ 15 मिनट। अरे कब पढ़ेंगे यार, तो 15 मिनट कहने की बात होती है। हाँ डाउट है? हाँ पूछ लेंगे। हाँ ये नालायकी होती है। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर इज बिजनेस साइकिल। एक मिनट रुक जाओ बच्चों। विष्णु का एक क्वेश्चन आया सात्विक का, जब टीआर इंक्रीज है तो एमआर पॉजिटिव, टीआर कांस्टेंट, एमआर जीरो, टीआर डिक्रीज, एमआर नेगेटिव। वेरी गुड सात्विक, सही है। अब नहीं, वो सात्विक ने सही बोला, जब टीआर इंक्रीज होगा, एमआर पॉजिटिव होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? मोर देन 1। एमआर जीरो होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। एमआर नेगेटिव तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। हाँ बिजनेस साइकिल। भाई साहब इधर नया चैप्टर है। खड़े जाओ। ना इधर। साइकिल किसे कहते हैं? बात वही है लेकिन यहां भी वही करना है। बट साइकिल किसे कहते हैं? भाई बाकी लोग शांत हो जाओ। हाँ बोलिए। एक सुनिए, साइकिल में एक गोला टाइप का होता है, दो आगे। अरे मैंने बाईसाइकिल नहीं बोला, साइकिल बोला। नहीं पता? हाँ भाई करो जब। मैं साइकिल किसे कहते हैं? सर्कुलेशन। इसका मतलब जब कोई चीज बार बार सर्कुलेट हो रही है, बार बार। हाँ जी, बात है नहीं भाई इधर। जब कोई चीज बार बार रिपीट हो रही होती है, सर्कुलेट, उसको क्या बोलते हैं? साइकिल। क्लियर हुई बात? साइकिल समझ में? जब कोई चीज बार बार रिपीट, उसको क्या बोलते हैं? साइकिल। अब बिजनेस साइकिल किसे कहेंगे? जब किसी भी इकोनॉमी में या मार्केट में, प्रियांशु, जब किसी भी इकोनॉमी या बिजनेस में बिजनेस का ट्रेंड या एक्टिविटीज लगातार सर्कुलेट हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है, उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस साइकिल। हाँ जी इधर बिजनेस साइकिल समझ में? जब किसी इकोनॉमी में बिजनेस की सिचुएशंस रिपीट हो रही होती हैं और सर्कुलर फॉर्म में, मतलब इसके बाद ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, क्लियर? तो उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल। जब हम बिजनेस साइकिल की बात कर रहे होते हैं तो बिजनेस में या तो एक्सपेंशन हो रहा होगा या तो नहीं, इस साइकिल की बात नहीं, अब बिजनेस साइकिल की, या तो एक्सपेंशन हो रहा होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? भाई साहब इधर फोन इधर कर दो सीधे तुम। नहीं वो बाईसाइकिल दिखा रहा है सर। आपको एक्शन रुक गया, आपका एक्शन। हाँ वो सात्विक सही बोल रहे हैं, आपको पिटना चाहिए ना। अरे क्या बात कर रहे? हाँ जी बिजनेस साइकिल समझ में आई? बैठिए कमलदीप। बिजनेस साइकिल
आपको पता है जगह चेंज करनी पड़ सकती है अभी आपको, आप बातें कर रहे हो। नहीं मत दो, अभी अभी पढ़ लो। हाँ, बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल किसे, बैठो भाई साहब। हाँ मैं, वहां पे एक ही भाई साहब हैं। एक मिनट, सर्कुलेशन ऑफ, कुछ सुनाई दिया, क्या बोला? वो तो अपनी तरफ से बता रहे हो तुम। आगे एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे। हाँ भाई, हाँ जी, इधर पेन कॉपी निकाल लो। बिजनेस साइकिल इज, बिजनेस साइकिल इज, हर्षित ने पूछा इलास्ट्री ऑफ डिमांड कब करवाएंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद बेटा। बिजनेस साइकिल इज साइक्लिकल मूवमेंट, साइक्लिकल मूवमेंट, भाई बातें नहीं इधर, साइक्लिकल मूवमेंट, बिजनेस साइकिल इज साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, cyclical movement of business activities, cyclical movement of business activities in different time period, साइक्लिकल मूवमेंट मतलब क्या हो चीज बच्चों, जो बार बार चीजें रिपीट हो रही होती हैं। आगे, दिस इज रिलेटेड टू, this is related to, this is related to repetition, repetition of, this is related to repetition of different stage of, repetition of different stage of business activities, repetition of different stage of business activities, repetition of different stage of business activities, activities, this is related to repetition, repeat करना, repetition of different stage of business activities, रिपीट करना किसी चीज को, रिपीटेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, रिपीटेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बच्चों रिपीट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक बार हुआ तो वो चीज दोबारा भी हो सकती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो चीज जरूर आएगी। अच्छा एक बात बताना, दिन के बाद रात आना, रात के बाद दिन आना, साइक्लिकल मूवमेंट है कि नहीं है? है। क्यों? वो सर्किल में होता रहता है। वही घड़ी आपका साइकिल मूवमेंट के टाइम बताती रहती है, इसका मतलब वही चीज बार बार रिपीट हो रही होती है। उसी तरह बिजनेस में बहुत सारे स्टेज होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, वो एक टाइम बाद दूसरा स्टेज अपने आप आएगा ही आएगा। तो अगर उस डिफरेंट स्टेजेस को हम बार बार रिपीट करें टर्म्स और कंडीशन के साथ, उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस साइकिल। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं आया? आगे, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस कभी डाउन होता है, कभी अप होता है। अगर अप होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। डाउन होगा क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। यही ना? मिश्रा जी मंत्र पढ़ रहे हो? यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर एवरेज ट्रेंड, भाई बातें ना करो यार, यहां पर एवरेज ट्रेंड, एवरेज ट्रेंड में
साइकिल। आगे सुनिए, ए से लेके बी, ए से लेके बी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी जहां पर बी है उसको कहेंगे बूम या पीक। बी से लेके सी तक रिसेशन, क्या बोलेंगे? रिसेशन। सी से लेके डी तक डिप्रेशन, डेप्रिसिएशन नहीं, डिप्रेशन। आगे, और डी के बाद दोबारा से ए तक आए तो रिकवरी। क्या आया? रिकवरी। रिकवरी के बाद फिर कहां पे आ गए? प्रॉस्पेरिटी। ई से ई एफ तक क्या होगा बच्चों? प्रॉस्पेरिटी। और दोबारा एफ वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? बूम। हाँ जी। अच्छा, बूम के बाद फिर क्या आएगा? रिसेशन। रिसेशन के बाद क्या आएगा? डिप्रेशन। जब सबसे नीचे होगा उसको उधर बोलेंगे ट्रो। क्या बोलेंगे? ट्रो। बता, हाँ एक मिनट कुलदीप, पहले शांत हो जाओ यार। हाँ बेटा, ए से लेके बी तक प्रॉस्पेरिटी, बी पे क्या हुआ? बूम। बी से लेके सी तक रिसेशन, रिसेशन क्या बोला? और सी से लेके डी तक डिप्रेशन, इसको बोल देंगे ट्रो, जो सबसे नीचे होता है। अब हाँ, कहां से दिखेगा तुम्हें इस उम्र में? अभी बता रहा हूं, ट्रो। और उसके बाद जब डिप्रेशन से ऊपर उठना शुरू किया तो क्या हो गया? रिकवरी। रिकवरी के बाद ये से लेके अब तक दोबारा क्या हो गया? प्रॉस्पेरिटी। फिर क्या स्टार्ट होगा? रिसेशन। फिर क्या होगा? डिप्रेशन। फिर क्या होगा? रिकवरी। ये इकोनॉमी में लगातार चीजें होती रहती हैं। एक मिनट, 1 बाय 1। डी से लेके ई तक, हाँ इसको रिकवरी। सी से लेके डी तक क्या होगा? डिप्रेशन। और बी से लेके सी तक क्या होगा? रिसेशन। और ए से लेके बी तक क्या हुआ? हो गया। अब इधर सुन लीजिए, हाँ बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ठीक है ना? अब इधर सुनिए, जब किसी इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ रही होती हैं, क्या होती हैं? बढ़ रही होती हैं। तो कहां से कहां तक बढ़ रही हैं? डी से लेके एफ तक, ए से लेके बी तक। तो जब चीजें बढ़ रही होती हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अब एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस कहां कहां पे होगा? प्रॉस्पेरिटी और रिकवरी। ओ, एक चीज गड़बड़ चल रही है। हाँ जी, यहां तक बात समझ में आ गई? और आगे सुन लीजिए, जब बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ रही है उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। और जब बिजनेस एक्टिविटीज घट रही होंगी उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस का बढ़ना क्या कहा जाएगा? प्रियांशु, क्या बात है भाई? और बिजनेस घटने क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। प्रियांशु खड़े जाओ बेटा। कॉन्ट्रैक्शन के दो एलिमेंट होंगे, कौन कौन से? रिकवरी, सॉरी रिसेशन और डिप्रेशन। एक्सपेंशन के दो पार्ट कौन कौन से होंगे? प्रॉस्पेरिटी और रिकवरी। क्लियर है? दोनों बातें समझ में आ गई? एक्सपेंशन और कौन सा? कॉन्ट्रैक्शन, दोनों समझ में आई? एक्सपेंशन में बिजनेस क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। इनके स्टेजेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।
क्या बच्चों दोबारा सुन लीजिए, अगले क्लास में मार्केट वाले सारे क्वेश्चंस करके आएंगे आप, और कॉस्ट और प्रोडक्शन का टेस्ट भी हो सकता है। किसकी? TROUGH, ट्रू। थैंक यू बच्चों।